सभी भाइयों को जय हिंद। आज पूरे 1 महीने के बाद मेरी वीडियो जो है आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, और इसका रीज़न मेरी माँ का ना होना। बहुत सारे दोस्त लोग, भाई लोग कॉल किए हैं, भाई क्या बात है, नहीं है आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। असल में साल भर पहले ही मम्मी का जो तबीयत है ना, वो शुगर और बीपी की वजह से उनका किडनी डैमेज हो गया था। तो वैसे पर्सनली मैं माँ का वीडियो तो नहीं डालता था उनकी बीमारी का। पिछले मार्च 16 मार्च को पटना का एक हॉस्पिटल है, आरोग्यम हॉस्पिटल, वहाँ पे मम्मी को मैंने एडमिट कराया था 2024 में। और मम्मी का फर्स्ट डायलिसिस जो है 18 मार्च 2024 को हुआ था वहाँ पे। और हम लोग वहाँ से मम्मी को लेके आए। जब वहाँ से मम्मी का हॉस्पिटल से छुट्टी हुआ, तब उसके बाद से सब कुछ सही ही था, अच्छा चल रहा था, मेडिसिन वगैरह सब कुछ चल रहा था। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं दिल्ली के, मैं उनसे भी मम्मी का इलाज चल रहा था, सब कुछ सही था। और 18 मार्च 2024 के बाद पहली बार, यानी कि 6 महीने के बाद, मम्मी को फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब जैसा हुआ था। तो मैंने 17 सितंबर को ले जाकर डायलिसिस कराया था, फिर उसी हॉस्पिटल में। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो कहीं ना कहीं एक बार दो बार डायलिसिस करवाएंगे, मम्मी सही हो जाती थी, खाना पीना सब कुछ उनका सही चल रहा था, डॉक्टर ने जो मेडिसिन वगैरह दी थी सब कुछ सही चल रहा था, मेरा सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। और क्या ही बोलूँ, क्या बोला जाए ना बोला जाए, समझ से परे है। मम्मी का अचानक जो तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ 2025 में, जनवरी 26 जनवरी को। तो मैंने सोचा कि भाई चलो नॉर्मल सा चीज़ है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाया वगैरह, चेकअप वगैरह सब कुछ करवाया, जिसमें उनका किडनी का जो केएफटी जांच है वो सब कुछ सही सलामत आया था, कोई दिक्कत नहीं था। सीरम क्रिएटिनिन जो है समथिंग 4 के आसपास में था उनका। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि भाई अभी वैसा कुछ है नहीं, डायलिसिस की ज़रूरत है नहीं। मैंने फिर भी बोला अगर ज़रूरत अगर है तो आप एक डायलिसिस कर ले, देख ले। मगर डॉक्टर ने जांच देख अपना फिर दोबारा जांच करवाया अपने लैब में, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मगर मम्मी का तबीयत धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करवाइए। हो सकता है डायलिसिस, बॉडी जो है डायलिसिस खोज रहा है, क्योंकि किडनी पेशेंट का नॉर्मल सा चीज़ है कि जब तक से आप अगर डायलिसिस नहीं करा रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं होता है शरीर के लिए। तो मैंने डॉक्टर के कहे अनुसार मैंने बक्सर में 18 फरवरी को डायलिसिस करवाया, ये सोच के कि यहाँ से शायद मम्मी का धीरे धीरे जो तबीयत है वो दिन पर दिन सुधरना स्टार्ट हो। मगर मेरा सोचना जो था वो गलत था। उनका तबीयत दिन पर दिन धीरे धीरे और डिस्टर्ब होते चला गया। मैंने दिल्ली वाले डॉक्टर से भी बात करी कि इस तरीके का बात है, क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिपोर्ट करा लो। मैंने 2 मार्च को उनका पर्सनल रिपोर्ट पटना भेजा यहाँ से, क्योंकि मम्मी को ले जाना थोड़ा मतलब सही नहीं लगा उनके हेल्थ के अनुसार। तो मैंने पटना उनका रिपोर्ट भेजा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिपोर्ट जो ऐसा हम लोग सोचे थे वैसा आया नहीं। मम्मी का सीरम क्रिएटिनिन लगभग 7.5-8 के आसपास चला गया था, ब्लड यूरिया उनका 150 के आसपास चला गया था। और फिर डॉक्टर ने वही बोला कि आप जहाँ हैं, अगर आपके बक्सर में अगर डायलिसिस की व्यवस्था है, अवेलेबल है वहाँ पे फैसिलिटी, तो आप वहाँ पर डायलिसिस कराइए, नहीं तो आप फिर उनको पटना लेके आइए। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे सब कुछ है, हो जाता है सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मम्मी का वहाँ पे पटना ना ले जा करके बक्सर से ही डायलिसिस कराया। 4 मार्च को मम्मी का 4th डायलिसिस हुआ। फिर उसके बाद 9 मार्च को हुआ, और लास्ट डायलिसिस मम्मी का जो था वो 13 मार्च को था। डायलिसिस कराते समय ही मैंने देखा मम्मी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। रात्रि के लगभग 1 बज रहे थे उस दिन।
डायलिसिस कराते कराते मैंने डॉक्टर को बोला, जो उसमें लैब टेक्नीशियन थे, कि भाई ऐसा क्यों, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल क्यों डाउन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप, हो सकता है कि इनको ना होगे तो कोई डॉक्टर से दिखा लीजिए। फिर मम्मी का एक बात मुझे याद आया, जो 18 मार्च 2024 को मम्मी पटना आरोग्यम हॉस्पिटल में मुझे बोली थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा लगे कि हाँ मेरा ज़िंदगी जो है अब कुछ ही दिनों या कुछ ही मिनटों का मेहमान है, तो बेटा तुम मुझे आईसीयू के बेड पे नहीं रखना, कोशिश करना अपने घर पे लेके चलने की। मैं सबके साथ अपने घर पे सबके सामने ऊपर वाले के पास जाना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि आईसीयू में मुझे नहीं रहना है। ये चीज़ मम्मी का मुझे उस दिन याद आया। मैंने अपने वाइफ को बोला कि मम्मी को घर लेके चलते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल डायलिसिस के दरमियान ही 50, 55, 52, 60 इस तरीके से चल रहा था। तो मैं मम्मी को लेके घर चला आया रात को लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास में। फिर एक दोस्त से मांग के ऑक्सीजन सिलेंडर लाया उसी रात को और ऑक्सीजन पे ही रखा। अगले दिन मम्मी यानी कि 14 मार्च को थोड़ा सा उनका हेल्थ ऐसा लगा कि हाँ ठीक है। 15 मार्च को होली थी, जो कि माँ के साथ मेरी लास्ट होली है। अब उसके बाद ऐसा कोई होली नहीं आएगा जिस होली में मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। लास्ट होली था 15 मार्च 2025 का। हम लोग बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ एक थी कि हो सकता है ये होली जो है ना माँ के साथ ये लास्ट होली है। इसीलिए मैंने उस दिन सारे दोस्तों को मना कर दिया था कि भाई मैं किसी के साथ पार्टी शार्टी नहीं करूँगा, कोई मेरे घर पे नहीं आएगा। और मैंने पूरा दिन माँ के साथ ही घर पे रहा, अच्छा से होली से सेलिब्रेट किया, अबीर लगाया, सब कुछ लगाया, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। मम्मी ने कहीं ना कहीं माँ के दिल में भी ये बात चल रही थी कि ये होली जो है ना अपने बच्चों के साथ अपने घर में लास्ट होली है। जिस माँ को भूख नहीं लगता था 1 महीना से, 10 दिन से, 15 दिन से, वो उस दिन मेरी माँ ने बोला कि घर पे क्या बना है। मैंने बोला कि सब कुछ बना है, चाट बना है, दही बड़ा बना है, पर्व के दिन जो भी घर पे बनता है सब कुछ बना है। हमने बोला खाइएगा क्या? माँ ने बोला कि हाँ। मैं, मेरी वाइफ, मेरी दीदी, घर का जितना खाना बना था ना सब कुछ हल्का हल्का हम लोग लाके माँ को दिए कि लीजिए आप खाइए। माँ ने खाया भी, सब कुछ खाया। मेरे घर होली में हमेशा मटन चिकन बनता है। शाम का टाइम था, सबने अबीर भी खेला, माँ ने भी खेला, सबने, हमने भी लगाया, माँ ने भी हमको लगाया। फिर रात में खाना के टाइम पर मम्मी बोली कि रात के खाने में क्या बना है। मैंने बोला कि मटन है, पुलाव बना है, खाइएगा? तो हाँ थोड़ा सा खाएंगे। मम्मी खाई भी, सब कुछ अच्छा से कटा। फिर 17 मार्च को मौसी की बेटी पटना से, बक्सर से, सब कोई आया मिलने कि भाई चलो होली के अगले दिन हमारे यहाँ बसियौरा होता है कि भाई चलो मिलते हैं। सब कोई आया, सब कोई मिल के फिर सब कोई चला गया। और 18 तारीख को मम्मी ठीक ही थी। 18 तारीख को दिन में भी सब कुछ बढ़िया था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गया, टाइम कटते गया, मम्मी का तबीयत 18 तारीख को डिस्टर्ब होते गया। और रात में 9:07 पे इसी हाथ में मैंने ऐसे माँ का हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 18 मार्च 2024 को मम्मी का जब फर्स्ट डायलिसिस हुआ था ना, और मम्मी आईसीयू में जब थी आरोग्यम हॉस्पिटल पटना में, तो ये हाथ मैंने ऐसे मम्मी का पकड़ा था और मम्मी बोल रही थी कि सूरज मुझे घर पे लेके चलो बउआ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये आईसीयू वाले ना, ये लड़का लड़की जो स्टाफ लोग होते हैं वो सब तुमको मेरे पास नहीं मिलने देते, नहीं बुलाते। मैंने उस टाइम मैंने मम्मी को बोला था कि देखिए आईसीयू है, घर नहीं है, आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आके ऐसे ही मिलते रहूँगा।
और सेम वही डेट 18 मार्च 2024 के जगह पे 2025 था उस दिन। और मैंने ऐसी माँ का हाथ अपने हाथ में से पकड़ा था। और फिर अचानक धीरे 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 मम्मी का जो हाथ का पकड़ था ना, वो मेरे हाथ से ढीला होते गया। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हमको। और तब से आज पूरे 1 महीने हो गए, मैं सब कुछ छोड़ चुका था। वीडियोस काम धंधा सब कुछ, दोस्त साथी लोग का फ़ोन आता था कि भाई क्या बात है क्या बात है। मैंने कभी किसी का फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जो लोग मैसेज के थ्रू देखे जाने। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भाई लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब तक से घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, आपके माँ जिंदा है, आपके पिताजी जिंदा हैं, दादा दादी जो लोग भी जिंदा हैं, जो हैं आपके साथ में, वो समझिए तो सबसे बड़े आप ही के लिए हैं। उनका रिस्पेक्ट करिए। अगर वो गलती से कभी किसी चीज़ को अगर आपसे डांट देते हैं, बोल देते हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों को बुरा मत मानिए। मेरे कान तरस गए हैं कि कभी ऐसा कोई बात हो, मम्मी मुझे बोले, मेरे नाम से बुलाए। आज भी मैं जब कभी बाहर जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना से मैं घर पे बैठा हूँ, कोई भी चीज़ कोई भी काम के लिए बाहर जाता हूँ तो जैसे पहले मम्मी का फ़ोन आता था, बउआ कहाँ हो, सूरज घर कब आओगे, आज कान तरस गए हैं कभी उस आवाज़ को सुनने के लिए, उस फ़ोन को देखने के लिए। सब कुछ है घर पे, बस माँ नहीं है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर है कि प्लीज़ अपनी पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए। और आज पूरे 1 महीने की बाद वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी में आना मजबूरी है मेरी, क्योंकि माँ ने जो जिम्मेदारियाँ दे के गई है ना, उन जिम्मेदारियों को मुझे पूरा करना है। इस घर का छोटे छोटे 2 भगिने हैं मेरे, स्पेशल चाइल्ड है मेरा बड़ा भगिना, उसका देख रेख करना सब कुछ मेरे ज़िम्मे है। क्योंकि यही पिछले नवंबर को 4 नवंबर को मेरे बहनोई साहब का भी एक्सीडेंट हो गया गया में। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मैं यूट्यूब के मामले से, सोशल मीडिया के मामले से थ्रू मैंने किसी भी दोस्त को अपना ये न्यूज़ नहीं दिया, मैंने नहीं बताया, ना ही कभी ऐसा ब्लॉग में मैंने शामिल किया। तो अब उनकी जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, माँ मुझे देके गई। बस उनका आशीर्वाद बना रहे, उनका साथ बना रहे, और कुछ नहीं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे दोस्तों का, जिन्होंने भी फ़ोन किया, मैसेज किया। और सॉरी भी बोलना चाहूँगा सबको कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्त, अपने भाई लोग का फ़ोन का जवाब नहीं दिया, मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालात वैसे थे कि मैं जवाब नहीं देना पसंद करा, इसीलिए। तो जो लोग भाई लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। कोशिश यही रहेगी धीरे धीरे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो माँ ने मुझे दे के गई है, उस जिम्मेदारियों पर मैं खरा उतरूं। बस माँ, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें।